चलिए, सो लेट स्टार्ट टुडेज टॉपिक। फर्स्ट फिलोसफी हमारी आस्तिक फिलोसफी में पहली कौन सी बताई थी मैंने, क्या नाम बताया था जिनका ग्रुपिज्म हुआ? कौन बताया? सांख्य दर्शन। यस यस, आप लोग समझ में आ रहे हैं सब लोग को? काफ़ी फेस से आपके एक्सप्रेशन से और आपके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि आप लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। वैसे फिलोसफी होती थोड़ी बोरिंग है, बट ऐसे लग नहीं रहा कि ज़्यादा बोरिंग रहा हमारा लास्ट क्लास। ओके था दैट मीन्स है ना? फिलोसफी तो ऐसी चीज़ होती है, जब आप सारा पढ़ लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम एक्चुअली अल्टीमेटली किस नतीजे पे, किस डिसीजन पे पहुंचे, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहली फिलोसफी हमारी नास्तिक फिलोसफी में से पहली सांख्य दर्शन। ठीक है, सो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सारे फिलोसफीज मेन चार क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, इसीलिए हम फिलोसफी को डिस्कस करते हैं, इसलिए पढ़ते हैं उसको। मोक्ष के बारे में बताते हैं, ईश्वर के बारे में बताएंगे, जीवात्मा मतलब हमारे बारे में, और एक ये क्रिएशन मतलब सृष्टि, मतलब जीवात्मा, परमात्मा, संसार और मोक्ष, इन चारों क्वेश्चन का आंसर हर फिलोसफी देती है। इन चारों को हम हर फिलोसफी के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो फिलोसफी क्या हुई? एक मीडिएटर हुई जिसके थ्रू हम इन चारों चीज़ों को समझ सकते हैं। तो फर्स्ट फिलोसफी सांख्य, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सांख्य। सांख्य मीन्स दो उसके मीनिंग निकाले गए सांख्य वर्ड के। सांख्य मीन्स संख्या, संख्या बिकॉज ये फिलोसफी बेस्ड है संख्या पे। संख्या मीन्स नंबर, नंबर पता होता है ना हमको, 1 2 3 ऐसे। तो टोटल कितने नंबर्स पे बेस्ड है? 25 नंबर्स पे। बिकॉज इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग, जैसे जीवात्मा को ही सबसे पहले अगर हम बोलने जाएं, या सृष्टि मतलब क्रिएशन या संसार, ये कितने चीज़ों से, कितने एलिमेंट से बना है? 25 से बना है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी। तो इसमें सांख्य फिलोसफी में जो की वर्ड्स हैं वो ये आएंगे कि ये फिलोसफी नंबर्स पे बेस्ड है, इसमें 25 एलिमेंट्स को माना गया है, जो कि 25 एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। बट उसमें जो प्राइम एलिमेंट्स हैं, दीज आर प्रकृति एंड पुरुषा। बताया था प्रकृति 25 में से दो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्यों दिया है इंपॉर्टेंस? उन्होंने बोला है बाकी तत्व या एलिमेंट बाद में आते हैं, बट अगर प्रकृति और पुरुष ही नहीं होंगे ना, तो ना ही सृष्टि का क्रिएशन होगा, मतलब ये जो क्रिएशन है वो नहीं बनेगा, ना ही जीवात्मा बनेगा। अब ईश्वर तो है ही, ईश्वर को भी उन्होंने ईश्वर माना नहीं है इस फिलोसफी में, उन्होंने पुरुष माना है, पुरुष और प्रकृति। ईश्वर का कंसेप्ट इसमें नहीं है। ये अनीश्वरवादी ही फिलोसफी है जिसमें ईश्वर का कंसेप्ट नहीं है, बट फिर भी उसके वो होते हुए भी ईश्वर नहीं है। बट ये फिलोसफी आस्तिक फिलोसफी में, उसका रीजन पता है ना? क्योंकि आस्तिक फिलोसफीज वो होते हैं जो वेदास पे बेस्ड है, ना कि ईश्वर को मानने वाले। जो हमारे वेद है ना, चारों वेद, कहीं ना कहीं उनकी बातें इन फिलोसफी में है। बेस्ड मतलब क्या होता है? वो वेदों से कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ कंसेप्ट इन्होंने अपने फिलोसफी में यूज किया है, बेस्ड इसलिए। लेकिन जो नास्तिक फिलोसफी, उन्होंने कुछ भी यूज नहीं किया वेदों से, उन्होंने उल्टा वेदों की निंदा की है। ठीक है, वेदों की निंदा मतलब उन्होंने कहीं भी उसको कहीं से भी प्रूफ माना ही नहीं है। ठीक है, तो सांख्य फिलोसफी में टोटल 25 एलिमेंट्स को माना गया है, उसमें से दो प्राइम एलिमेंट्स हैं, दीज आर प्रकृति एंड पुरुषा। अब दूसरा मीनिंग सांख्य वर्ड का, 25 एलिमेंट एक, इसके मतलब उसका मीनिंग ऐसे निकाला गया कि उस इसलिए उसका सांख्य नाम रखा हुआ, बिकॉज वो संख्या पे बेस्ड है। दूसरा मीनिंग है सांख्य मीन्स, सांख्य मीन्स समख्याति ज्ञान, मतलब करेक्ट नॉलेज। सांख्य वर्ड का मीनिंग दूसरा निकाला गया है करेक्ट नॉलेज। तो आप जब सांख्य फिलोसफी पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन सारे कीवर्ड्स को यूज करके अपना आंसर रेडी कीजिए। ठीक है ना? एक सेकेंड, अभी जितने लोग हैं मैं एक स्क्रीनशॉट अभी ले लेती हूँ और थोड़ी देर बाद फिर से लेंगे, अगर स्टूडेंट इंक्रीज हुए तो। सभी लोग प्लीज विंडो ऑन कर लीजिए, तो अच्छा लगेगा कि आप लोग अटेंटिव हैं। थैंक यू सो मच। और दो तीन विंडोज बंद हैं, अगर ऑन कर सकते होंगे तो कर लीजिए प्लीज। अभी एक स्क्रीनशॉट बाद में भी ले लेंगे। ठीक है, तो समख्याति ज्ञानम मीन्स करेक्ट नॉलेज। करेक्ट नॉलेज वो फिलोसफी जिससे हमको किसका नॉलेज मिलता है? नॉलेज तो हमने बता दिया, अपने जीवात्मा, परमात्मा, संसार और मोक्ष, इन सब का करेक्ट नॉलेज जो फिलोसफी देती है वो है सांख्य फिलोसफी। ऐसा रहा हुआ दूसरा मीनिंग। ठीक है, नाउ इन विच, हाँ ये तो बता दिया। सांख्य फिलोसफी इज अ ड्यूलिस्टिक। ड्यूलिस्टिक बोला गया बिकॉज इसमें किसी एक चीज को नहीं माना गया। जैसे किसी दूसरी फिलोसफी को समझ लो
कि उसमें माना गया ईश्वर ने सब कुछ बनाया। सिंगल वर्ड में हम बोल देते हैं, यहाँ पे ईश्वर वर्ड नहीं है, यहाँ पे दो को माना जा रहा है प्राइम। कौन कौन से? प्रकृति और पुरुषा, इसलिए ड्युअलिस्टिक होती है वो, ड्युअलिस्टिक कहलाई है फिलोसफी। ये दो चीजों को प्रधानता दी जा रही है, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है। It speaks about only two type of ultimate realities, namely Prakriti and Purusha. According to Sankhya philosophy, Purusha and Prakriti are the two basic, ये समझिएगा, two basic, opposite, independent and eternal principles. क्यों बोला गया है? ये बोला गया है प्रकृति और पुरुषा दोनों इंपॉर्टेंट है, बट दोनों के जो गुण हैं, दोनों की क्वालिटीज है, टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे उसमें सांख्य फिलोसफी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत अच्छा। अ, एक अंधा और एक लंगड़े से एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एक जंगल में दोनों फंस जाते हैं, एक अंधा है और एक लंगड़ा है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, बट दोनों का ही मेन मोटिव क्या है? वो जंगल को क्रॉस करना, क्योंकि दोनों ही रास्ता भूल गए और ऐसे जंगल में फंसे जहाँ उनको रास्ता ही नहीं दिख रहा। तो एक अंधा है, एक लंगड़ा है, अंधे को तो रास्ता दिख नहीं रहा है और लंगड़ा चल नहीं सकता, दोनों ही परेशान है, कैसे करें? तो अंधा जो है वो चल सकता है, लंगड़ा जो है वो देख सकता है। तो लंगड़ा जो था वो उसके कंधों पे, शोल्डर पे बैठ गया और उसको डायरेक्शन बताने लगा कि अब तुम राइट लो, अब तुम थोड़ा लेफ्ट चलो, यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, अब तुम सीधा चलो। तो दोनों का काम हो गया, धीरे धीरे एक दूसरे की हेल्प से दोनों जंगल से बाहर निकल आए। तो ये सांख्य फिलोसफी में ये एग्जाम्पल क्यों यूज किया जा रहा है? यहाँ पे अंधे और लंगड़े को प्रकृति और पुरुषा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रकृति और पुरुष को वो लोग। मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों की क्वालिटीज एकदम दूसरे से टोटली डिफरेंट है, बट दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। जैसे अंधा लंगड़े वाला काम नहीं कर सकता, लंगड़ा अंधे का काम नहीं कर सकता, बट दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे वहां पे। दोनों को मिलने के बाद दोनों की जरूरतें पूरी हो गई, ठीक है। ऐसा ही प्रकृति और पुरुष मिलने से किसकी जरूरत है पूरी? दोनों को मोक्ष मिल गया, दोनों मतलब दोनों मिलके एक हो गए और उनको मोक्ष मिला, इसलिए प्रकृति और पुरुष एक हुए और मोक्ष के लिए। इसलिए सृष्टि का क्रिएशन इसी वजह से हुआ। तो यहाँ पे प्रकृति और पुरुष को हम कैसे समझेंगे? प्रकृति को इसे समझ सकते हैं कि तो जितने भी जीव हैं इस संसार में, हम जितने भी हैं उतनी प्रकृति, इन द सेंस बॉडी, बॉडी समझ सकते हैं। और जितनी भी आत्माएं हैं वो उतने पुरुषा। बिन बॉडी के आत्मा कुछ नहीं है, बिना आत्मा के बॉडी कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर बॉडी से हमारे आत्मा रिलीज हो जाए तो हमारी बॉडी कुछ मूवमेंट्स कर सकती है क्या? कुछ भी नहीं करेगी। ऐसा ही अगर कोई आत्मा है लेकिन उसको कुछ कुछ परफॉर्म करना है तो उसको एक बॉडी की जरूरत पड़ेगी ना, वरना वो आत्मा ना ही किसी को दिखाई देगी ना वो कुछ कर सकती है। तो दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, ऐसा अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी। और बॉडी को जब आत्मा मिल जाती है तो वो क्या अचीव कर सकती है? मोक्ष। अगर समझो कोई आत्मा ऐसी थी जिसके कुछ कर्मास पिछले जन्म के सेटल ही नहीं हुए, उसने किसी से कुछ लिया था, किसने उसको थप्पड़ मारा था, उसने किसी को थप्पड़ मारा था, इतना इतना कर्मास भी बैलेंस रह जाता है। देखो यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक फिलोसफी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पिछले जन्म की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स किसी फिलोसफी में पिछला जन्म माना जाता है, किसी फिलोसफी में नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन अगर पूर्व जन्म की बात करी जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि जब तक मोक्ष नहीं मिलता, जब तक हमारे कर्म सेटल नहीं होते, हमारे जो पिछले जन्म के पूर्व कर्म जब तक सेटल नहीं होंगे, हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उसको बार बार बर्थ लेना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा इस संसार में। तो जब तक कोई आत्मा बार बार आती रहेगी, लेकिन उसको आने के लिए कोई बॉडी तो चाहिए ना, आत्मा को आने के लिए। तो जब वो बॉडी लेगी तभी वो मोक्ष के लिए प्रयास कर सकती है। क्यों? क्योंकि मुझे अब बर्थ नहीं चाहिए, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ बार बार बर्थ लेके। हर हर बर्थ में मुझे कुछ ना कुछ दुख अलग टाइप का होता है। फिर प्रीवियस बर्थ में मुझे कुछ और दुख था, इस बर्थ में मुझे कुछ और दुख है, लेकिन हर बार दुख ही होता है, क्योंकि संसार तो दुख का कारण है अकॉर्डिंग टू ऑल फिलोसफी। बस चारवाक को छोड़ देना, चारवाक फिलोसफी टोटली डिफरेंट और बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार फिलोसफी है। उसमें बस मतलब उसमें एक श्लोका ऐसे भी है कि इतना पियो, इतना पीते रहो कि ज़मीन पे गिर जाओ। मतलब खाओ पियो, खुश रहो, एंजॉय करो, यही लाइफ है, और मर जाओ तो मोक्ष मिल जाता है। कितना सिंपल बना दिया उन्होंने, ना कोई भगवान, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ नहीं माना। सिर्फ पियो, खाओ पियो, ऐश करो और मस्त लाइफ जियो। ये है चारवाक फिलोसफी। ना वो पूर्व जन्म मानती है, ना वो आगे का कोई जन्म मानती है। मर गए तो मोक्ष मिल गया, ना वो आत्मा दोबारा कभी आने वाली है। इसलिए हम किसी एक फिलोसफी को मान के नहीं चल सकते, इतने टाइप की फिलोसफीज है। तो सांख्य फिलोसफी ने ऐसा माना प्रकृति और पुरुषों के एक होने का रीजन क्या है? मोक्ष पाने के लिए। क्योंकि जब हम एक किसी बर्थ लेंगे तभी तो हम मोक्ष के लिए प्रयास कर सकते हैं ना।
अब समझो किसी ने ये बातें बहुत डीपली सीरियसली ले लिया है फिलॉसफी की बातों को, उसको ऐसा लगने लगा संसार तो बेकार है, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे परिवार से दूर हो जाना है, मोक्ष चाहिए। तो वो प्रयास करेगा ना मोक्ष के लिए और अल्टीमेटली हो सकता है उसको मिल भी जाए। तो कहीं न कहीं जन्म तो लेना पड़ा, प्रकृति, पुरुष, आत्मा और बॉडी की ज़रूरत तो पड़ी ना मोक्ष के लिए। दैट्स इट। तो ये उनका कहना है कि मोक्ष के लिए प्रकृति और पुरुष का एक होना ज़रूरी है। अब आएँगे बाकी के एलिमेंट्स पे। ये हो गई 2 मेन एलिमेंट्स की बात, प्रकृति, पुरुष। जो लोगों ने प्रीवियस क्लास अटेंड किए थे उनके पास पूरे 25 एलिमेंट्स लिखे होंगे, मुझे पता है उन्होंने नोट डाउन किए थे। काजल जी थे, सोनल जी थे, सब लोग थे, आप लोग पहले क्लास में, ममता जी भी शायद थे, तरल जी भी थे, स्टार्टिंग से कर रहे हैं अटेंड सारी क्लासेस। ठीक है। तो प्रकृति और पुरुष के अलावा जो एलिमेंट्स है हमारे 23 एलिमेंट्स, उनके नाम लिख लीजिए। पहले से लिखिए नंबर 1, 25 एलिमेंट हेडिंग लिख के आप नंबर 1 लिखिए। पहला है प्रकृति। मैंने जो पीडीएफ आपको शेयर किए हैं, कुछ पीपीटी भी शेयर किया था, उनमें भी ये पॉइंट्स हैं इंक्लूड। 25 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी। फर्स्ट वन इज प्रकृति। पुरुषा, इनको ऊपर नीचे लिख सकते हो आप, पुरुषा या प्रकृति में से किसी को भी, बाद वाले बाद ही आएंगे, बट प्रकृति मतलब नेचर। सेकंड इज पुरुषा, मतलब कॉन्शियस स्पिरिट, जिसको हम सोल भी बोल सकते हैं, आत्मा जिसको बोलते हैं। थर्ड इज महत। क्या होता है महत? मतलब बुद्धि होती है, तो आप सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, महत मीन्स बुद्धि। महत मीन्स बुद्धि। प्रकृति, पुरुष, महत। महत मतलब इंटेलेक्ट और बुद्धि। फोर्थ वन इज अहंकार मीन्स ईगो। सबके मीनिंग समझेंगे बाद में। अहंकार मीन्स ईगो। फिफ्थ इज मनस। मनस मीन्स माइंड। मन मतलब जिसको बोलते हैं ना, वही माइंड है, मनस। अब ये हुए 5 एलिमेंट, कंफ्यूजन नहीं रखना किसी भी एलिमेंट में कि नंबर क्या था क्या हो गया। अब ये हुए 5। अब 6 से लेके 10 तक, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, ये हुए पंच ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया मतलब जिन हमारे सेंस ऑर्गन्स, जिनसे हम सेंसेस परसेप्शन करते हैं किसी चीज का। दीज आर आईज, ईयर। 6 से 10 है हाँ, बट ये सबको मिला के पंच ज्ञानेंद्रिया बोला जाएगा। आई, ईयर, नोज, टंग एंड द स्किन। ये 6 से 10 हुए। इनका एक ट्री डायग्राम बनाना आपके एग्जाम एग्जाम में, मतलब आंसर में बनाना, तो आपको लर्न हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि लिखने पड़ेंगे। अगर वो थोड़ा डिटेल में आई सांख्य फिलोसफी तो लिखना पड़ेगा, अगर इन डिटेल आया तो। आई, ईयर, नोज, टंग एंड द स्किन। उसके बाद ये हुए 6 से 10, लिखना हो गया सभी का। 11 टू 15, अब 10 हुआ, अब 11 टू 15 अगेन 5 नंबर्स। कौन से हैं? पंच कर्मेंद्रिया, दैट इज ऑर्गन ऑफ एक्शन, जिनके थ्रू हम किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। कोई भी काम हमको करना है तो हम इनसे करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? माउथ। 11 हुआ जैसे, फिर 12, फिर 13, ऐसे लिखोगे। माउथ, हैंड्स, और इनको एक ब्रैकेट में लेके पंच कर्मेंद्रिया ऐसे लिखते हैं। माउथ, हैंड्स, फीट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव और जेनाइटल ऑर्गन, सिस्टम की जगह ऑर्गन लिखिए उसको। माउथ, हैंड्स, फीट मतलब हमारा मुंह और हमारे हाथ, फिर पैर जिनसे हम चलते हैं। रिप्रोडक्टिव और जेनाइटल ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से जिसके थ्रू बाहर निकलते हैं, वो भी हमारा कर्मेंद्रियों में आता है। ये हो गए 15। ठीक है। नेक्स्ट 16 टू 20, पंच तन्मात्रास, 5 परसेप्शंस। कौन कौन से होते हैं? पंच तन्मात्रा मतलब जिनसे हमारी जो ज्ञानेंद्रियों से हम जिन चीज़ों का परसेप्शन करते हैं ना, वो कौन सी होती है? वो कौन कौन से परसेप्शन है? वो है शब्द, शब्द, स्पर्श। शब्द का आप परसेप्शन किससे करते हो? मीन्स शब्द मतलब कानों से सुनते हो ना आप, तो उसको कान से रिलेट कर सकते हैं ऐसे। शब्द, स्पर्श, साइट, फ्लेवर एंड स्मेल। शब्द, रस, रूप, गंध, और क्या बोलते हैं उसको? शब्द,
अ, हाँ, शब्द, रस, रूप, गंध और टच को क्या बोलते हैं? टच स्पर्श, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श। हाँ, 5 हो गए। इंग्लिश में बोलेंगे शब्द साउंड, टच, रूप साउंड, टच, फ्लेवर, स्मेल एंड साइट ऐसे। उनके साथ में इंग्लिश वाला वर्ड आप अपने समझने के लिए लिख सकते हो। ठीक है? ये हुए 16 टू 20। अब 21 से लेके 25 नंबर तक। पंचभूतास, पंचभूतास कौन-कौन से 5 बेसिक एलिमेंट है ये तो आप सभी को पता होगे, सब सुनते आ रहे हैं बचपन से कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, वही है पंच तत्व ये। आकाश, वायु, अग्नि, आप एंड पृथ्वी। मतलब आकाश, वायु, तेज, तेज या अग्नि एक ही होता है, आप और जल एक ही होता है और पृथ्वी, ये 5 हुए। तो 25 हो गए, ठीक है? तो ये हुए टोटल 25 एलिमेंट्स। अब ये क्या पढ़ रहे हैं? फिर से भटक गए होंगे आप लोग के 25 एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, बट सांख्य फिलोसफी में इन 25 एलिमेंट्स का रोल क्या है? उनका कहना है सभी चीज़ें, इवन हमारी बॉडी भी इन 25 एलिमेंट्स से बनी होती है। अब अगर हम इनको रिलेट करेंगे ना अपने आप से तो पता चलेगा कि हाँ, ये एलिमेंट हमारे अंदर होते हैं। जैसे कि कान, सुनने के लिए, नाक, मुँह और इतने सारे ऑर्गन जिनसे हम काम करते हैं, जिनसे हम चीज़ों को समझते हैं। तो सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग ये हमारी बॉडी की एनाटॉमी सांख्य फिलोसफी ने दी है। ठीक है? महर्षि कपिल उसके फाउंडर हैं। सारी फिलॉसफी के सामने आप आचार्य का नाम लिखोगे, वो फिलॉसफी के कीवर्ड्स लिखोगे। अगर पूरे का ओवरऑल आता है ना फिलॉसफी पे तो इस तरीके से लिखना। सिंगल फिलॉसफी है ये तो पूरा उसको इलैबोरेट करना आप। तो ये हुए 25 एलिमेंट्स। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस फिलॉसफी के मेन पॉइंट्स है जो हमको कवर करना है। ठीक है? इस फिलॉसफी में ये तो हो गई एलिमेंट की बात, मतलब हम किन से बने हुए हैं। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जस्ट अ मिनट। हाँ, दुख, दुख के बारे में बताया गया है कि दुख 3 टाइप के होते हैं इस फिलॉसफी में। दुख के बारे में क्यों बताया गया है? इसलिए बताया कि भाई दुख को डिफाइन किया उन्होंने अच्छे से कि दुख से दूर होने के लिए तो हम मोक्ष की प्राप्ति के उपाय करेंगे ना, इसलिए दुख बताए हैं। दुख को उन्होंने इन डिटेल बताया। लाइक दुख 3 टाइप के होते हैं। हमको तो ये पता है दुख दुख होता है, बस हमको ये नहीं पता कितने टाइप के होते हैं। इतना हमने कभी विचार नहीं किया कि दुख कितने टाइप के। तो इसके अकॉर्डिंग दुख दुख त्रय उसमें ये बोलते हैं उसको। दुख त्रय मतलब 3 टाइप के दुख। आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आध्यात्मिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर सांख्य फिलोसफी आती तो ये पॉइंट्स आने चाहिए, इसलिए इनको इनको डिस्कस कर रहे हैं। दुख त्रय मतलब 3 टाइप्स ऑफ सफरिंग आर देयर, जिनकी वजह से हम दुखी रहते हैं। अपना माइक, किसका माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। इससे क्या होता है, 2 माइक डिस्टर्ब। 3 टाइप्स ऑफ सफरिंग, आदि भौतिक। राजन जी माइक म्यूट मैं कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। आदि भौतिक, अभी तीनों को समझ लेंगे। दूसरा है आदि दैविक एंड द थर्ड वन इज आध्यात्मिक। सोनू जी एंड तुषार जी आप समझ रहे हैं? आपका वीडियो एक्चुअली ऑफ है तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप लोग अटेंटिव हैं या नहीं। आप हैंड रेज कर दीजिए केवल। अगर आप वीडियो ऑन करने नहीं सकते तो हैंड रेज भी। ओके ओके ओके, इसमें भी करेंगे तो चलेगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है हम किसी ऐसी जगह पे तो हम वीडियो नहीं ऑन कर पा रहे किसी कारण से, ट्रैफिक में है या कहीं है, तो आप इसमें मैं जब बोलूंगी तो हैंड रेज यहाँ पे ऑप्शन होता है ना, वो भी करेंगे तो चलेगा। बाकी वीडियो बहुत खुशी की बात। यस, रिपीट करूं? हाँ, आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आध्यात्मिक। देखिए ये ना आदि, आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आध्यात्मिक। हाँ, इनको एज इट इज लिखिए, इसलिए मैंने भी ट्रांसलेट करके नहीं बताया, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में भी लिख रहे हो तो ऐसे आदि भौतिक ही लिखिए। क्योंकि मैंने बताया ना इंग्लिश वाला वर्ड वर्ड जो है ना वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देता, जस्ट वो समझने के लिए होता है। आप लिख सकते हो वहाँ, लेकिन ये वर्ड आना ही चाहिए। आप उसको इंग्लिश में लिख ले दीजिए, ADHIBHAUTIK भौतिक, ऐसे ऐसे लिख, ठीक है? या फिर हिंदी में आदि भौतिक लिख के इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, वैसे भी चलेगा। क्योंकि ये संस्कृत के वर्ड है ना, इनका इंग्लिश मीनिंग प्रॉपर नहीं आएगा किसी भी वर्ड में। तो अब इन तीनों को समझ लेते हैं, तीनों दुखों में डिफरेंस क्या है। आदि भौतिक ऐसा ऐसा दुख, जैसे कि हमको समझो अभी आप क्लासेस में बैठे हो और एकदम से मॉस्किटो ने बाइट कर लिया आपको, मच्छर ने काट लिया।
इसमें किसकी गलती थी? आपकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन उसने काटा और वो थोड़ा ज़्यादा है प्रॉब्लमेटिक है, समझो मलेरिया के मच्छर ने ही काट लिया तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया, छोटा-मोटा मच्छर काटे तो ठीक है, कि भई ठीक है। तो उसकी वज़ह से हम बीमार हो गए, हमारा सारा काम पेंडिंग हो गया, हम अपने काम मतलब ड्यूटी पे नहीं जा पाए उस बीच में और सारी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो गई। तो क्या हुआ ये एक आदि भौतिक टाइप का दुःख है जिसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी बट किसी एक्सटर्नल रीज़न की वज़ह से आपको दुःख पहुँचा। दुःख तो पहुँचा अल्टीमेटली, सारे काम डिस्टर्ब हुए, मन अशांत हुआ। तो ये हुआ मैंने एक एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाया, ठीक है? इसको कहीं से भी पढ़ सकते हो आप और समझ सकते हो अगर आपको या डाउट होगा तो बाद में भी पूछ सकते हो। ये हुआ आदि भौतिक। मतलब भौतिक मतलब फिजिकल वर्ल्ड की वजह से होने वाला दुख। दूसरा है आदि दैविक। दैविक नाम से समझ में आ रहा है दैवी दैविक मतलब दैवी शक्ति किसी की वजह से जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज जो होता है जैसे कि फ्लड हो गया कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है बारिश ही नहीं हो रही कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है कहीं सुनामी आ रहा है तो इसमें गलती किसकी है यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड की गलती नहीं है यहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज तो हम उनको दैवी शक्ति की वजह से ही मानते हैं ना तो वो मिजरीज विच आर कैन नॉट फिगर आउट बाय अप्लाइंग सिंपल लॉजिक मतलब हम सिंपल लॉजिक लगा के भी उनको नहीं समझ सकते कि ये क्यों हुआ वो हुए मतलब हुए और उससे एक जन को नहीं पूरे सारे लोग बहुत से लोगों को परेशानी होती है उनको कष्ट होता है उनको तकलीफ होती है मतलब दुख मिलता है सफरिंग का रीजन है ना अब आपने सब कुछ अच्छा अरेंज कर लिया था कहीं आपने घर बना लिया आपने सब कुछ कर लिया पता चला हमारे पे नेचुरल कैलामिटी की वजह से सारा डिस्टर्ब हो गया सारा का सारा तो इसमें गलती किसी नहीं थी बट दुख तो सबको पहुंचा अल्टीमेटली तो ये हुआ आदि दैविक जिसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं होती बट फिर भी हमको उनकी वजह से दुख पहुंचता है अब तीसरे टाइप का आध्यात्मिक इसमें आध्यात्मिक वर्ड से उसको स्पिरिचुअल नहीं समझना हम बोलते हैं ना आध्यात्मिक पढ़ाई या कुछ आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल समझते हैं तो यहाँ पे आध्यात्मिक आत्मिक मतलब खुद का आत्मा आत्मिक मतलब खुद का ऐसे समझिए खुद की वजह से दुख होता है जब हम खुद की वजह से सफरिंग होती है हमको वो वाला दुख खुद की वजह से कैसे होती है हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है बट हम कुछ तो निगेटिव सोचने की हमारी बहुत ज्यादा आदत है और उस वजह से हम दुखी होते हैं कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा है हमने कुछ माइंड में एकदम से ऐसा थॉट बना लिया जो हमको परेशान कर रहा है हमारी थॉट प्रोसेस ही नेगेटिव चलती है किसी को सोच सुना होगा किसी को हमेशा नेगेटिव सोचते हैं आपने कुछ अच्छा बताया आपने बताया होगा बहुत लोगों को रिलेटिव्स को मैं एमए कर रही हूँ अभी योगा में तो किस किस ने ऐसे ही बोला अरे उससे कुछ नहीं होता अरे उसमें कुछ नहीं है ऐसे बोलते होंगे कुछ लोग उससे कोई स्कोप नहीं है बाद में क्या करोगे क्या अभी क्या करना है इतना पढ़ाई करके तो आपने ज़रूरी नहीं कि ये पढ़ाई आपको आपके मतलब एकेडमिक्स में काम आए ये पढ़ाई आपको आपके एक आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के काम भी आ सकती है अगर आप उसको सही से समझते हैं तो दूसरा एकदम एक मिनट में उसने जज कर दिया कि इसका कुछ मतलब नहीं है तो ऐसे निगेटिविटी जो होती है ना निगेटिविटी और ऐसा सोचने वाला पर्सन कहीं ना कहीं अपने बारे में भी निगेटिव सेल्फ टॉक करता है और वो धीरे धीरे खुद के बातों से ही परेशान रहता है और उसको फिजिकली भी परेशानियां होती हैं धीरे धीरे तो आध्यात्मिक मतलब खुद से निगेटिव टॉक करके या निगेटिव थिंकिंग की वजह से होने वाला दुख कोई अच्छा आराम से है और उसको हम कुछ खराब सोच रहे हैं उसके बारे में उसको बोल रहे हैं खुद से खुद पे हम जब सेल्फ डाउट करते हैं समझो आप कुछ नया बिजनेस स्टार्टअप करने वाले हो लेकिन आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो उन वजहों से होने वाला दुख खुद की वजह से ठीक है तो लैक ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सफरिंग ड्यू टू रॉन्ग वर्किंग ऑफ वंस माइंड एंड बॉडी अपने ही मन और अपने शरीर की गलत सोच की वजह से जो दुख होते हैं वो होते हैं आध्यात्मिक तीनों क्लियर है अब हमने दुख क्यों पढ़ा सांख्य फिलोसफी में बिकॉज हर फिलोसफी मोक्ष की बात करती है बट मोक्ष की जरूरत क्या है मोक्ष की जरूरत इसलिए है कि तीन टाइप के दुख हमारी लाइफ में है इन तीनों टाइप के दुख से ओवरकम होना है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए उपाय करने हैं ठीक है तो ये हो गए दुख पढ़ लिए हमने 25 एलिमेंट्स पढ़ लिए और अब आया मोक्ष तो मोक्ष कैसे मोक्ष का डेफिनेशन क्या दिया है सांख्य फिलोसफी ने अत्यंत दुख निवृत्त्या कृत्य कृत्या दैट मीन्स दुख दुख मोक्ष क्या है पूरी तरह से दुखों का निवारण कौन से दुख ये तीनों टाइप के दुख ना ही हमको आध्यात्मिक दुख हो मतलब हम खुद से भी अपने आप को परेशान ना करें दूसरे ने हमको थप्पड़ मार के चला गया उस वजह से हम दुखी हो गए वो जो मॉस्किटो बाइट वाला था उसमें ये भी एग्जांपल है किसने आपको बेकार में ही कुछ कह दिया आपने कुछ नहीं किया था तो वो आदि भौतिक दुख हुआ फिजिकल वर्ल्ड की वजह से दुख हुआ तो किसी भी दुख से हम स्ट्रेस में ना जाएं हम सारे दुखों से ओवरकम हो जाएं दैट इज मोक्ष अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी उसको बोलते हैं मोक्ष
तो दुखों का नाश कैसे होगा? मोक्ष से। और मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष प्राप्ति का साधन सांख्य फिलॉसफी में क्या बताया गया है? मोक्ष प्राप्ति का साधन है विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान का मीनिंग क्या होता है? विवेक ज्ञान का मीनिंग बहुत सिंपल सा एक लाइन में बताया है। विवेक ज्ञान मीन्स जिसको ये पता चल जाए कि ये सृष्टि, ये क्रिएशन और हम प्रकृति और पुरुष से मिलके बने हैं, और प्रकृति और पुरुष का भेद जिसको पता चल जाए, वो ही विवेक ज्ञान है। दैट मीन्स क्या? बहुत ही मजेदार बात है कि अगर हम खुद को बॉडी ना समझे, अपने आप को आत्मा समझने लग जाए, तो समझ लो कि आपने समझ लिया कि प्रकृति और पुरुष दो डिफरेंट चीजें हैं। हम अपने आप को बॉडी समझते हैं ना, मैं मोटी हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं गंदा दिखता हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं बॉडी को समझ रहे हैं ना हम सब कुछ। खराब अच्छा कौन दिखता है? बॉडी दिखती है। आत्मा का तो कोई स्वरूप ही नहीं है ना, आत्मा तो सबकी अच्छी है, प्योर है। सब संत हैं आत्मा के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ ये बॉडी के ऊपर सारी अविद्या का आवरण है, उसलिए हम खराब, अच्छे, मोटे, पतले, खूबसूरत, खराब जैसे भी दिखते हैं, ये अपने आप को समझते हैं, लेकिन वो बॉडी है। जब हम ये समझ जाएंगे ना कि हम आत्मा है, हम बॉडी के अंदर रह रहे हैं केवल, उस दिन उसको ही बोलते हैं विवेक ज्ञान। मतलब आपने ये समझ लिया कि जो ये बॉडी मीन्स हमारी प्रकृति, और आत्मा मतलब पुरुष, इसका भेद जिसने सोच लिया, समझ लिया, तो वो ही उसका मोक्ष प्राप्ति का साधन है। दैट मीन्स एक बार समझ लोगे तो उस पर विचार करोगे, विचार करोगे तो ये समझ जाओगे कि ये बॉडी कुछ नहीं है, ये हमको मोक्ष दिलाने का एक साधन मात्र है। इस बॉडी से ही तो आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, इस बॉडी से के मदद से ही आप पूजा पाठ करोगे, या किसी भी तरीके से आप मोक्ष तक जाना चाहते हो। अच्छे कर्म करोगे, डिटैच रह के ड्यूटीज करोगे, ये सब तो बॉडी ही करवाएगी। बॉडी हेल्पफुल है, आत्मा भी हेल्पफुल है। तो जिसने ये समझ लिया, वो मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। क्लियर है? एकदम क्लियर है? थोड़ा थोड़ा सा क्लियर? पूरा क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट और है सांख्य फिलोसफी में। सांख्य फिलोसफी में जो प्रकृति बताई गई, इसके 3 गुण बताए गए हैं। 3 गुण। 3 गुण कौन-कौन से हैं? सत्व, रज, तम। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, या सत्व, रज, तम, जैसे अभी आप बोले। यस? हाँ, हाँ, आ रहे हैं अपन। यस, यस। हाँ, अभी कर लीजिए उसको, मैं उसको एंड में समझाने वाली थी एक्चुअली। बट ठीक है, आप आपने पूछा। ठीक है, इसके जस्ट बाद वो वाला करते हैं, सत्व रज तम को कर लेते हैं, देन इसको डिस्कस करते हैं कि विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति को समझना है। ठीक है? तो प्रकृति जो है, इसमें प्रकृति और पुरुष की बात हुई है सांख्य फिलोसफी में। यहाँ पे जो प्रकृति है उसके 3 गुण बताए गए हैं, सत्व, रज, तम। हम भी प्रकृति है, हमारी बॉडी प्रकृति है, समझ रहे हो ना? और आत्मा क्या है? पुरुष। तो हमारी जो बॉडी है उसके 3 गुण है, ऐसे समझ लो। एग्जाम में मत लिख देना बॉडी मतलब आत्म, बॉडी और पुरुष में, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे आपको याद रहे। एक एग्जाम्पल और दिया था मैंने लास्ट टाइम ना, एक एग्जाम्पल दे दिया था मैंने मोबाइल और सिम वाला, वैसे वगैरह एग्जाम में मत लिखते ना, वैसे वाले एग्जाम्पल वगैरह, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, जिससे हम भूले नहीं चीज़ों को। हाँ, आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो लिखने जैसा है वैसे ही रिलेटेड, वो एग्जाम्पल एकदम सही है, बट लिखने में थोड़ा सा भाषा थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में लिखिए अगर आपको याद आता है, और मैं याद करके बता दूंगी। ठीक है? तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे उसको कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे हम दोनों को रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है? तो प्रकृति मतलब ऐसे समझ के चलिए, हमारा शरीर इज प्रकृति। इसके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये गुण तीनों हर किसी पर्सन में होते हैं, तीनों गुण, बट बैलेंस्ड होना चाहिए तो परफेक्ट है। अगर वो इम्बैलेंस हुए ना तो प्रॉब्लम शुरू होता है। कैसे? जो तीनों गुणों की क्या क्वालिटीज हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट इज सत्व गुण। सत्व गुण वाला पर्सन कैसा होगा? अब आपने अलग अलग लोगों को देखा होगा अपने आसपास, कोई कोई ऐसा होता है इसको किसी बात से कोई लेना देना नहीं, तो हम किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोलें, दूसरों के बारे में बहुत उकसाएं बोल के, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ। वो लोगों में सत्वगुण हाई रहता है, उनका सत्वगुण डोमिनेटिंग होता है बाकी दोनों गुण पे, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते निगेटिव चीजों पे। देखना, आप भी जब थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन करने लगोगे ना, तो आपका गुण भी ये वाला हाई हो जाएगा। आप छोटी-छोटी बातों पे ध्यान नहीं दोगे, फिर ठीक है ना, चलता है, कुछ नहीं होता, ऐसे थोड़ा-सा अवॉइड कर दो कैसी चीज़ों को। ठीक है? तो सत्वगुण हल्का होता है, मतलब हमारे मन को, हमारे अ, मन को थोड़ा-सा
हायर लेवल का रखता है, हल्कापन आता है हमारे अंदर। तो सत्व गुण रहने से जो साधक होता है उसका मन हल्का होता है। मन में हमेशा खुशी, संतुष्टि और सुख फ़ील होता है। इसीलिए तो वो इतना ईज़िली अवॉइड कर देता है चीज़ों को, अरे कुछ नहीं होता है। उसके लिए वो सब चीज़ें बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है? तो सत्व गुण हल्कापन फ़ील कराता है। तो कुछ ऐसे पर्सन आप लोग मन में जब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं चीज़ अब जल्दी समझ में आती है। अभी आपके माइंड में सबके माइंड में कोई एक ऐसा पर्सन सोचो जो आप जानते हो कि ऐसा है कि जो ज़्यादा ध्यान नहीं देता नेगेटिव चीज़ों पे। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा ऐसे, ठीक है? अब सेकंड वाला रजोगुण। चंचल इसका जो स्वभाव है रजोगुण का वो है चंचल। पहले वाले का था हल्कापन रहता है, ये जो है चंचल। मतलब इसको सब चीज़ों करने की बहुत जल्दी होती है। आपने ऐसे भी पर्सन देखे होंगे कि इनको जो बहुत जल्दी होती है। हाँ, इसको खराब नहीं बोल सकते, ये हमारे लिए ज़रूरी है। जो रजोगुण है ना वो हमारे लिए ज़रूरी है। बिकॉज़ रजोगुण कैसा होता है अ, मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे लाइफ में वो अचीव करना है, मतलब उनके टारगेट्स होते हैं काफ़ी सारे। और सत्वगुण वाला ना एकदम संतुष्ट होता है, बस जो है बस ठीक है। लेकिन जो रजोगुण होते हैं ना उनके टारगेट्स काफ़ी हाई हाई लेवल के टारगेट्स होते हैं कि मुझे समझो यूपीएससी दे रहा है कोई, तो उसका टारगेट कितना हाई लेवल का टारगेट है। उसने वो अचीव करने का सोचा, उसके लिए उसको कितनी दिन रात पढ़ाई करनी है, बट उसने सोचा है मुझे करना है। तो रजोगुण पर्सन थोड़ा चंचल रहेगा, थोड़ा उसके लाइफ में कुछ टारगेट्स होंगे और उनको अचीव करने के लिए वो वैसे एक्टिविटीज़ भी करेगा, ठीक है? तो रजोगुण खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन बैलेंस रहना चाहिए। तो वो चंचल स्वभाव का होगा। तीसरा है तमोगुण, ये होता है इनएक्टिव इनएक्टिव इनर्शिया जिसको बोलते हैं ना, जड़ता, आलसीपन, ये अच्छा नहीं है। ये जो तमोगुण है ना, जड़ता और निष्क्रियता जिसको बोलते हैं हम इनएक्टिवनेस और इनर्शिया जिसको बोलते हैं, मेंटल इनर्शिया भी रहता है, मानसिक रूप से भी वो लोग थके हुए होते हैं और फिजिकली भी थके, उनको ना कुछ करने का मन होता है। ऐसे होता है ना, सोते कोई लोग सोए ही रहते हैं सारे टाइम और जब सो सो के थक जाते हैं तो फिर से सो जाते हैं। एक है पर्सन सोते रहते हैं सारा दिन और जब वो सो सो के बहुत देर थक जाते हैं ना तो फिर से सो जाते हैं कि अब तो थक गया सो सो के, अब तो फिर से फिर से सो जाता हूँ। तो ऐसा पर्सन रहेगा पूरी तरह से तमोगुण। तमोगुण उसका हायर रहेगा, दोनों गुणों पे वो ज्यादा हाइपर हो जाएगा, दोनों पे ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा। मतलब उनका सत्वगुण भी दब जाएगा, उनका रजोगुण भी, और सबसे ज्यादा हाइपर हो जाएगा उनका तमोगुण। ठीक है? तो हमारे प्रकृति, हमारी बॉडी में ये तीनों गुण होते हैं बट बैलेंस्ड होते हैं। आपने देखा होगा दिन में किसी टाइम आपको थोड़ा स्पिरिचुअल कुछ चीज़ें करने की इच्छा होती है। कोई 1-2 टाइम ऐसा सुबह और शाम के टाइम अच्छा पूजा में मन लग रहा है, बट दोपहर में थोड़ी आपका मन करता है कि जाके पूजा करने बैठ जाए अचानक से, है ना? कभी-कभी वो हमारे वो गुण हाई होते हैं, इसीलिए सुबह और शाम का टाइम रखा गया है। क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी में भी कुछ पे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। ऐसा आप हठ योगा पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि क्यों। हमारी जो नाड़ियाँ हैं ना वो हमारी जो सेंट्रल नर्व है, हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी, आपने पढ़ा है क्या कांसेप्ट? पढ़ा है। सुषुम्ना नाड़ी में हमारे प्राणास का फ्लो होता है उस टाइम पे, इसीलिए हमको इवनिंग टाइम पे अच्छा मन लगता है पूजा पाठ में, मॉर्निंग टाइम में। ये दोनों चीज़ें मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में होती हैं। तो ये एक अलग कंसेप्ट है, बाद में समझेंगे। बट ये बताया गया है कि जो सत्व गुण है ना दिन में हम पे कभी ना कभी वो ज़्यादा होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं। फिर रजोगुण होता है तो उसके अकॉर्डिंग करने का, और कभी ऐसा होता है हम बहुत आलसी सा फील होता है, आप कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो कभी वो गुण हाई रहता है, बट हम तीनों को बैलेंस करके चलते हैं। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है? तो ये 3 गुण प्रकृति के आपको मेंशन करने हैं अगर सांख्य फिलॉसफी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब एक टॉपिक और लेते हैं, 940 हुआ 1940 हुआ है, थोड़ा एक टॉपिक और ले लेते हैं और उसके बाद में सांख्य फिलॉसफी। कल मैं कोशिश करूंगी 2 फिलॉसफीज हमारे कवर हो जाएं, थोड़ा फास्ट। हुँ। मोक्ष के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे ना, मोक्ष मैंने बताया कि मोक्ष क्या है, और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमको विवेक ज्ञान, मतलब जो ये समझना ज़रूरी है कि प्रकृति और पुरुष 2 अलग चीज़ें हैं। हम कोई बॉडी नहीं है, मैं खराब नहीं हूँ, मैं खराब नहीं दिखती हूँ। ये मेरी बॉडी ऐसी है, मेरी तो आत्मा तो एकदम सुंदर है, मेरी आत्मा तो पूरी तरह से प्योर है, जैसे दूसरे लोग की है वैसे ही मैं। ये जो खराब अच्छा है ये सब बॉडी का है, इसलिए इसके बारे में खराब सोचना, इससे घृणा करना छोड़ दीजिए, बिकॉज़ ये एक बॉडी है, हमको ये टेम्परेरी है, परमानेंट इसको लेके नहीं रहना, इसी को लेके नहीं घूमना है, इसको छोड़ के तो चले जाना है। हमको अपनी आत्मा के बारे में सोचना चाहिए कि वो कितनी प्योर है, हम किसी का खराब तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो आत्मा को इम्प्योर बनाता है खराब चीज़ें, ठीक है? तो मोक्ष बता तो दिया, मोक्ष कैसे मिलेगा? प्रकृति और पुरुष के बारे में समझने से। मोक्ष बताया 2 टाइप का है, सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग मोक्ष 2 टाइप का है। एक तो जीवन मुक्त और दूसरा विदेह मुक्त।
जीवन मुक्त वो है, जीवन वर्ड से आप समझिएगा कि जीवन मुक्त वो है, जो जीवन मुक्त की दशा में आत्मज्ञान की प्राप्ति जीवन रहते में ही हो जाती है। जीवित रहते में आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति, ठीक है? आत्मज्ञान की प्राप्ति जीवित रहते में हो जाना और उससे कैवल्य या मोक्ष प्राप्त हो जाना। कैसे कैवल्य प्राप्त हुआ? आपको जीते जी आत्मज्ञान हो गया ना, आपको पता चल गया कि आत्मा क्या है और बॉडी क्या है, दोनों का दोनों का रोल क्या है आपकी लाइफ में। तो इससे जीवित रहते में ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और कैवल्य भी मिल जाता है, परंतु शरीर निवृत्त नहीं होता। दैट मीन्स जो बहुत पहुंचे हुए साधु संत लोग होते हैं ना, वो इस जीवन के अटैचमेंट और सब अट्रैक्शन को छोड़ चुके होते हैं, सिर्फ वो बॉडी में है। वो भी बॉडी में क्यों है? लोगों को अच्छी बातें पहुंचाने के लिए, ये जो ज्ञान वाली बात है ना, वो उनको देने के लिए। बाकी उनको अपने शरीर से कोई मोह नहीं है, वो कभी भी अपना शरीर त्याग सकते हैं, कभी भी त्याग सकते हैं। वो शरीर में जस्ट है जिससे कि वो लोगों तक इस टाइप की अच्छी चीजें, अच्छा ज्ञान पहुंचा पाए। तो वो जीवन जीते जीते ही मुक्त हो चुके हैं, उनकी आत्मा दोबारा किसी बॉडी को नहीं ग्रहण करेगी। ऐसा उनकी आत्मा लिबरेट हो चुकी है और वो अमरत्व को प्राप्त करते हैं। अमृत अपन बोलते हैं ना किसी को, आप क्या अमर हो क्या है, तो अमर का मतलब वो नहीं कि वो इंसान हमेशा रहेगा, उसकी आत्मा लिबरेट हो गई, अमर हो गई। उसको बार बार मरना नहीं पड़ेगा, उसके शरीर किसी शरीर में जाके बार बार मरने की जरूरत नहीं है, मतलब अमर हो गया ऐसे बोलते हैं। तो वो जीवन मुक्त हुआ, जो जीवन रहते में ही आत्मज्ञान अचीव कर ले। दूसरा हुआ विदेह मुक्त। सेकंड वन इज विदेह मुक्त। इसमें शरीर से मुक्त होकर आत्मा अमृतत्व या मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। मेरा वॉइस क्लियर है? हेलो? हेलो? ओके। आई थिंक सो, बिकॉज ना मेरे यहाँ पे थोड़ा मुझे नेटवर्क डिस्टर्ब शो कर रहा था, इसलिए मैंने पूछा। लाइन को रिपीट कर देती हूँ। एक तो हुआ हमारा जीवन मुक्त और दूसरा है विदेह मुक्त। दैट मीन्स जीवन जीते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेना, नाम से आपको याद रहेगा, याद करने में लर्न करने में ईजी जाएगा। जीवन मुक्त मतलब जीवित रहते में मोक्ष को प्राप्त कर लेना, बॉडी रहते में। आत्मज्ञान मतलब ये क्या है संसार, ये सब चीज आपके समझ में आ गई तो आप उसी टाइप का लाइफस्टाइल जीने लगोगे, वो हुआ जीवन मुक्त। और विदेह मतलब मुक्त मतलब देह को छोड़ देना और फिर मुक्त हो जाना। विदेह, देह से विदेह हो जाना। इसमें शरीर से मुक्त कर आत्मा अमृतत्व या मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। ऐसे दो टाइप के मोक्ष के टाइप बताए गए, दो टाइप से मोक्ष मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको मोक्ष चाहिए तो हमको उसके लिए मर ही जाना पड़ेगा, हम जीवन जीते हुए भी उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मोक्ष वाली चीज़ को। कोई इच्छा ही ना बचे। एक जन थे, उन्होंने बोला कि उनसे किसी ने पूछा कि क्या चाहिए, बहुत पहुंचे हुए सन्यासी थे। तो दूसरे सन्यासी ने पूछा कि तुम क्यों ये सब ऐसे लाइफ रह रहे हो वगैरह, क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हो? तो क्या इच्छा, मतलब उन्होंने बोला मेरी कोई इच्छा नहीं बची, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? तो बोले अब तो मोक्ष चाहिए। तो उन्होंने बोला मोक्ष तो आपको नहीं मिलेगा। तो बोले क्यों? क्योंकि आपने इच्छा रखी है मोक्ष की। मोक्ष की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए तब मोक्ष मिलता है। ऐसे बोला जाता है ना, कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए आपके मन में, कोई भी नहीं। जब इच्छा ही नहीं रहेगी तब मोक्ष मिलेगा, लेकिन उन्होंने मोक्ष की इच्छा रखी थी। तो जब इच्छा तो रह गई ना अल्टीमेटली, मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखनी है। दैट मीन्स आप कहीं पे अपने आप को बांध के रखे हो कि मुझे मोक्ष चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, तब आपको मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष मतलब सारी चीज़ों से डिटैच हो जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कमंडल लेके हिमालय पे जाने का सोचे कि जीवन कुछ नहीं है, जीवन तो ऐसे ही है, बार बार बॉडी मिलेगी, बार बार दुख पहुंचेगा। हमारे लिए बाद में सब फिलोसफीज में एक चीज बताई गई है कि जो भी सांसारिक इंसान है उसको अपनी ड्यूटीज करते हैं, करना है, बट डिटैच रह के, वही आपके लिए मोक्ष का रास्ता है। उसके बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के आ गए सारा, कि नहीं नहीं हमसे नहीं हो रहा, मतलब हम, ये हो गया ना कि हमसे नहीं हो रहा, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और को दे दी, या फिर उनका जो होगा वो भगवान देखेगा। जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आपने छोड़ दी, इसलिए मोक्ष नहीं मिलेगा। तो हमको उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो सब करना है, बट डिटैच रहते हुए। अटैच नहीं होना है कि मैंने मेरे बच्चे के लिए चीज़ किया तो वो उसके डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद वो मुझे ये दे बदले में। ये इच्छा रही तो मोक्ष नहीं मिलेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो कीजिए। एज अ
चाइल्ड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके मदर-फादर के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए क्या है, वो कीजिए, उसके रहते में सब चीज़ें कीजिए, मोक्ष और मोक्ष की इच्छा मत कीजिए। जब हमने सब कुछ अपनी तरफ से किया तो मोक्ष मिलेगा, जिनकी इच्छा है उनको। और जिसको संसार पसंद है, चारवाक फिलॉसफी वाले कुछ होंगे फॉलोअर्स, तो ज सभी किसी न किसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि हम किस फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो 1946 हुआ, अभी दूसरा फिलॉसफी स्टार्ट करेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो कल आई विल ट्राई कि कल हमारा योग फिलॉसफी कंप्लीट हो जाए। योग फिलॉसफी थोड़ा वास्ट है और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज हम योग के स्टूडेंट हैं। और योग फिलॉसफी में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्चुअली, लाइक जैसे कि प्रीवियस ईयर का आप लोग का पेपर देखा था आज एक्चुअली। अगर उसको देखेंगे हम तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आपको सिंगल फिलोसफी में से कोई भी एक टॉपिक पे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि उन्होंने चार वाक पे पूछा है शायद क्वेश्चन, एक लास्ट ईयर के पेपर में। एक सेकेंड, आप लोग के किसी के पास पेपर है अभी पास में? प्रीवियस ईयर का पेपर है क्या? नहीं है? एक सेकेंड, मैं एक मिनट चेक करती हूँ। मेरे पास मैंने आज ही चेक करी थी। मैंने सोचा कि पढ़ाना किस किस क्या क्या टॉपिक्स कवर करूँ, पेपर कैसे आया था, उसके लिए मैंने चेक किया था पेपर। देखिए इसमें अगर क्वेश्चंस देखे जाए ना, तो हाँ, बौद्ध दर्शन के अनुसार अविद्या। आप देखिए, बौद्ध दर्शन को एक ओवरऑल बौद्ध दर्शन नहीं पूछा, अविद्या अकॉर्डिंग टू बौद्ध दर्शन। दैट मीन्स उसके टॉपिक्स भी, पॉइंट्स भी कवर होना जरूरी है। जैसे समझो प्रकृति ही पूछ लिया, प्रकृति अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी, तो आपके पास मटेरियल क्या है लिखने को? प्रकृति पता तो होनी चाहिए। फिर प्रकृति, पहले आप इंडियन फिलोसफी का इंट्रोडक्शन लिखोगे सबसे पहले, ठीक है? एकदम से डायरेक्ट जंप नहीं करना एकदम से उस पे। इंडियन फिलोसफी को हाफ पेज तो भी एटलीस्ट इंट्रोडक्शन बताओ कि इसमें 6 फिलॉसफीज़ आस्तिक है, नास्तिक, फिर आ गए अपने मेन क्वेश्चन पे। ये सांख्य फिलॉसफी का एक टर्म है प्रकृति, फिर प्रकृति को बताइए, फिर सांख्य फिलॉसफी को पूरा थोड़ा-सा ओवरऑल बता दीजिए, फिर प्रकृति का जो क्वेश्चन पूछा ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। जिसको पूछा गया वो ज़्यादा बड़ा और जो नहीं पूछा गया वो हाफ-हाफ पेज में थोड़ा-थोड़ा बता दो, है ना? फिलॉसफी एकदम कम वर्ड्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, भारती जी? दूसरा क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन के अनुसार अविद्या। आप देखो, अगर हमने बौद्ध दर्शन पूरा जस्ट एक ओवरऑल पढ़ लिया, लेकिन हमने अविद्या वाला टॉपिक छोड़ दिया, तो आपका क्वेश्चन आएगा, फिर आप कंफ्यूज होगे अविद्या क्या है। तो हमको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी कवर करना है। जैसे कि हमने सांख्य फिलोसफी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए, ठीक है ना? तो अब ऐसा नहीं है कि मैंने जो पॉइंट टू पॉइंट बताया, अब बस उसके बाहर जाओगे नहीं, आपको पढ़ना है उन पॉइंट्स को। अब मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर कर दिए कि सांख्य फिलोसफी किस पे बेस्ड है, किसके बारे में उसमें सारा एक्सप्लेनेशन है। आप उसको पढ़ोगे और अपने नोट्स बनाओगे, और मैं ऐसी असाइनमेंट्स देते रहूंगी आप लोग को, जिससे क्या होगा, आपके नोट्स प्रिपेयर होते रहेंगे। ठीक है ना? है ना? अच्छा, आपको मजा आएगा नोट्स प्रिपेयर करने में, क्योंकि आपने थोड़ा तो समझा हुआ है ना क्लास में। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, न्याय दर्शन के अनुसार जीव और जगत। मुझे भी पता होना चाहिए तब न्याय दर्शन, वरना न्याय दर्शन तो ऐसे है कि 15 मिनट में भी खत्म हो सकता है कि बता दिया कि न्याय दर्शन क्या है। बट अगर क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे तो थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को। योग दर्शन के अनुसार प्रमाण बताइए, वेदांत दर्शन के अनुसार प्रमाण के स्वरूप बताइए, चार्वक दर्शन के अनुसार प्रमाण, न्याय दर्शन के अनुसार शब्द प्रमाण, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण। प्रमाण पे एक क्वेश्चन बना हुआ है। भारतीय दर्शन के अनुसार अविद्या का स्वरूप लिखिए। मतलब पूरे भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग अविद्या क्या है? देखिए, देखिए, नहीं नहीं, कौन सा वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? तो ये पूछ रहे हैं भारतीय दर्शन दर्शन के अनुसार अविद्या का स्वरूप। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को लेते हैं तो ये क्वेश्चन है 14 मार्क्स। पहले तो आप क्वेश्चन के कितने मार्क्स का है तो उससे आपको ये पता चलेगा कि लॉन्ग आंसर बनाना है या शॉर्ट आंसर पूछा गया है। ठीक है, 14 मार्क्स का है, दैट मीन्स लॉन्ग आंसर। अब लॉन्ग आंसर में आपको फोकस किस पे करना है? अविद्या। अविद्या इज द मेन। यस यस, प्रीति। अ, तो भारतीय दर्शन के अनुसार अविद्या, तो मेन फोकस किस पे होगा हमारा? अविद्या पे। बट किसके अनुसार? पूरे भारतीय दर्शन। अब आप भारतीय दर्शन को सारे को लिखने बैठोगे तो 7-8 पेज भी कम पड़ जाएंगे। तो आप कैसे करना, एक पेज में भारतीय दर्शन का इंट्रोडक्शन, फिर दूसरे पेज में एक समराइज, टोटल फिलोसफीज कितने हैं, ठीक है, उसका ट्री डायग्राम बनाओगे तो बहुत ही अच्छा है। ट्री ट्री डायग्राम में चीजें जल्दी समझ आती हैं।
ट्री डायग्राम बनाया, थोड़ा-थोड़ा सा 3-4 लाइन में सारी फिलॉसफी को बताया और मेन आ गए अपने मुद्दे की बात जो है ना, अपना मेन टॉपिक अविद्या। अब उसमें सारे फिलॉसफीज़ के नाम आएँगे, तो वो जो चेक करने वाला होगा, जो आपकी आंसर शीट को चेक कर रहा होगा ना, वो ये समझ जाएगा कि आपको सारे पता है कि फिलॉसफीज़ कितने, आपने उनके अकॉर्डिंग ही आंसर को सॉल्व किया है। समझ गए ना? ऐसे। आप डायरेक्ट अविद्या लिख दिया, उसमें सारे फिलॉसफीज़ के नाम आ रहे हैं, बट यही नहीं पता कि आपको फिलॉसफीज़ पता भी है कि आस्तिक फिलॉसफीज़ क्या है, नास्तिक क्या है। तो एक सीक्वेंस में चलना अच्छा लगेगा, है ना? अब समझिए मैं आप हुँ, सांख्य के अनुसार अविद्या, फिर दूसरे फिलॉसफी के अनुसार विद्या, अगर ये 4-4 5-5 लाइन में हो रहा है तो ओके है। अगर आपको वैसा मिल ही नहीं रहा कहीं पे अलग नोट्स के लिए, तो पूरा ओवरऑल अविद्या और फिर मतलब थोड़ा फिलॉसफी का नाम और सामने 2-2 3-3 लाइन एट लीस्ट इस टाइप से लिखिए, है ना? ठीक है, क्लियर है? तो थोड़ा पेपर का डिस्कशन भी साथ में करते चलेंगे हम लोग, तो थोड़ा ईज़ी जाएगा आप लोग को। एक स्क्रीनशॉट एंड का ले लेते हैं, क्लास का एंडिंग का और फिर लीव करते हैं। यू कैन स्माइल, इतना बोरिंग तो नहीं था क्लास। है ना, सब चीज़ें आपको क्लियरली, तो फिर अच्छी बात है ना? ओके, श्योर, ठीक है? मैं वैसे ना आपने लास्ट क्लास किया और आज का किया ना, तो आपको कुछ भी मिस नहीं हुआ देखा जाए तो। क्योंकि मैंने पूरा रिवाइज़ करवाया लास्ट क्लास से आज की क्लास में, है ना? काजल जी और कौन था लास्ट क्लास में? सोनल जी स्टार्टिंग से कर रहे हैं, उनको सारा पता है कि हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा ना, वो हमने कल कल वाले क्लास में और आज वाले क्लास में पूरा कवर किया। इसी चीज़ को पढ़ा था हमने तब। ठीक है, मैंने थोड़ा समराइज़ किया आज बैठ के आप लोग को समझाने के लिए कि पूरे पॉइंट्स आज के दिन में सांख्य फिलॉसफी के पूरे कवर हो जाए मेन। ठीक है, अब आपका काम ये नहीं है कि मैम ने सांख्य फिलॉसफी पढ़ा दी, हो गया, निश्चिंत हो गए, सारी समझ में आ गई, प्रकृति है, पुरुष है, ये मोक्ष है। आप उसको थोड़ा पढ़ना, तो थोड़े क्वेश्चन्स आएँगे और आपका आंसर प्रिपेयर करने के हिसाब से पढ़िए कि आंसर इसका लॉन्ग आंसर 14 मार्क का कैसे बनेगा सांख्य फिलॉसफी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है? यस, वो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। मैं एक सेकंड को चेंज करती हूँ नेटवर्क को, हाँ। 1 सेकंड, जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट नहीं, मैं कुछ बोली नहीं हूँ अभी, रुको। मैं ना जस्ट अ मिनट। देखिए, अभी प्रॉपर काम कर रहा है क्या? है वॉइस? माय वॉइस इज़ क्लियर नाउ और नॉट? नॉट क्लियर? एक्चुअली थोड़ा-सा ना नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो रहा है आज थोड़ा ज़्यादा, इतना नहीं होता हमेशा। तो वैसे भी ठीक है, क्लास एंड करना है, बस मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों से लास्ट में डिस्कशन हो जाए। मैंने नेटवर्क अभी चेंज किया है, मेरे फ़ोन के इस पे ट्रांसफ़र किया है, तो शायद थोड़ा आना चाहिए आवाज़। ठीक है, तो आज समझ में आया आपको? फ़िलॉसफ़ी का इंट्रोडक्शन कल था, आज से हमारी आस्तिक फ़िलॉसफ़ीज़ का पहला फ़िलॉसफ़ी हमने कवर अप किया। कल ट्राई करेंगे कि 2 फ़िलॉसफ़ीज़ एट लीस्ट हो जाएँ। बट ये जो योग फ़िलॉसफ़ी है ना, वो वास्ट है और उसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एक्चुअली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें कितना डिटेल में पूछ सकते क्वेश्चन, बट मैं कोशिश करूँगी कि ओवरऑल टॉपिक्स हमारे सारे कवर हो। चित्त है, चित्त की वृत्तियाँ हैं, फिर ऑब्स्टेकल्स हैं योग जर्नी के, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट सब योग फिलॉसफी में है। तो होगा शायद कल का योग फिलॉसफी हो पाएगी मुझे लगता है ना? काजल जी और सोनल जी ने अटेंड किया हुआ है योग फिलॉसफी का क्लास, बट हम सब रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ भी आप लोग का मिस नहीं हुआ है। मेरे पास हाँ, थोड़ा थोड़ा हमने चित्त चित्त की वृत्तियाँ यहाँ तक पढ़ा था ना, चित्त और बहुत बहुत यस, इसलिए मुझे लगता है कल का पूरा लेक्चर एक योग फिलॉसफी को लगेगा, पूरा एक लेक्चर और ज़्यादा ही शायद। ठीक है ना, कर लेंगे क्लासेस, आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट लेके, तो मज़ा भी आता है मेरे को भी पढ़ाने में, है ना? ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे कल। कल फ्राइडे है ना? फ्राइडे और सैटरडे का देखते हैं क्लास करना है नहीं, बट कल तो करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। फिर मंडे से यस, यस।
ओके? बाय, टेक केयर, हरि ओम, वेलकम, 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 वेलकम।